हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम ये वीडियो कंटिन्यूएशन में लाए हैं चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की सीरीज़ के अंदर। हमने इस चैप्टर की लास्ट वीडियो के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को देखा था। आज हम इस वीडियो में उससे आगे का पार्ट यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आधा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते थे, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब हमने इतना पार्ट देख लिया था। अब डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमें इस वीडियो के अंदर देखना है। और फर्दर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और यही प्रोटीन क्या करता है, आपका रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, कि जो जीन के पास इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ जाके और कैसे एक्सप्रेस होगी। तो ये कैसे बनता है आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस के अंदर। ये फर्दर हम चैप्टर में देखेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्कीम है, डीएनए से डीएनए बनना, फिर डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसका हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। अब अगली बात अगर हम देखें ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में, तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे डीएनए के पास है उसे कॉपी कर कर आरएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। बेसिकली जब हमने डीएनए वर्सेस आरएनए वाली वीडियो कवर करी थी उसके अंदर हमने देखा था कि डीएनए एक अच्छा जीनोमिक है, लेकिन किसके लिए, बेसिकली स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर हम देखें कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेगुलेशन के लिए एक बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे रेगुलेशन के लिए आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन बन जाता है, लेकिन डीएनए को किसकी ज़रूरत पड़ती है रेगुलेशन के लिए, आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारे डीएनए ने अपनी इन्फॉर्मेशन किसको पास ऑन कर दी, आरएनए को पास ऑन कर दी। अब यहाँ अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो वन स्ट्रैंड लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होके आरएनए क्यों बनता है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं बनते हैं। तो देखो इसके काफ़ी अच्छे रीज़न हैं जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ कि दोनों स्ट्रैंड यूज़ नहीं हो सकते। तो देखो डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। अब लेकिन एक ही क्या हो रहा है, ट्रांसक्राइब होकर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखो दोनों के दोनों क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो दो अलग अलग सीक्वेंस हो जाएंगे एक ही डीएनए के अंदर, और दो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे एक ही सेगमेंट से, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट, किसकी सिंथेसिस के लिए, आरएनए की सिंथेसिस के लिए। दोनों के दोनों एक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर ऐसा होता है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपके आरएनए बनाएंगे, तो जो उनसे स्ट्रैंड बनेंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो क्या कर लेंगे, एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेंगे और डीएनए वापस बनने की एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी उनसे। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बन सकता है। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो आगे वाला ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा और आपका जो जीन के पास इंफॉर्मेशन थी वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगी। और हाँ, आप ध्यान रखना कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी एग्जिस्ट करता है हमारी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, लेकिन हमें उसे रीड नहीं करना है। और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो आपका ट्रांसलेशन वाला जो इसके बाद वाला प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगा। तो इन दोनों पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से हमारा एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेसिकली वो पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो आपका आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। यानी अगर आपका डीएनए इतना बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो इसका हर एक पार्ट, ये नहीं कि ये भी आरएनए पूरा का पूरा पार्ट आपका एक स्ट्रैंड कॉपी होगा, ऐसा नहीं होता। उस एक स्ट्रैंड का भी थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट क्या बनेगा, आपका आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पार्ट ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीज़ें होती हैं, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और तीसरा एक टर्मिनेटर होता है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं प्रोसेस को जानने से पहले, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। तो देखो हमने क्या करा है, बेसिकली इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो देख रहे हो, अगर हमने एक स्ट्रैंड को क्या लिखा है, 3' to 5' में लिखा हुआ है और दूसरे को 5' to 3' में।
क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी के साथ दोनों दोनों स्ट्रैंड जाते हैं। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, जो एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि 3' to 5' वाले डायरेक्शन के अंदर है, इसका हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको टेम्पलेट बोलने का मतलब क्या है कि इसी को देखकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होके क्या बनेगा, आपका आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा स्ट्रैंड जिसको कुछ भी काम नहीं है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। सिर्फ इसका एक ही काम है, रेफरेंस देने का। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड से ही हम रेफरेंस देते हैं। कौन से डायरेक्शन में होता है कोडिंग स्ट्रैंड, 5' to 3' वाले डायरेक्शन में होता है। तो जब हम इसको देख के बेसिकली हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोमोटर जो है हमारा वो 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग स्ट्रैंड पे होता है, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ से हमें डायरेक्शन देनी है। तो स्ट्रक्चरल जीन ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, जो बीच का पार्ट बच गया वो स्ट्रक्चरल जीन था। तो अब हम डायरेक्शन किससे दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड से दे रहे हैं। कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ से क्या पड़ रहा है प्रोमोटर, 5' वाली एंड पे बोल रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 5' अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन या कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, बेसिकली ये प्रोमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज जो कि आपका पूरा पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस या आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, उस एंजाइम को बाइंड करवाता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग करवाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन क्या है, जब ये आरएनए पॉलीमरेज लग जाएगा तो ये टेम्पलेट को रीड करेगा और अपना एक आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो स्ट्रक्चरल जीन का बेसिकली काम क्या है, बेसिकली आरएनए फॉर्मेशन। और नेक्स्ट स्टेज क्या है, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहाँ होगा, 3' एंड पे, क्योंकि सारी चीज़ें हमें कहाँ से देख के बोलनी है, कोडिंग स्ट्रैंड से देख के बोलनी है। उसको एक काम दे दे कि तुम एक रेफरेंस पॉइंट की तरह एक्ट करो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम बोल सकते हैं। तो देखो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है आगे। ठीक है, तो देख रहे हो 5' के आगे बढ़ रहा है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, 3' से पीछे, मतलब पीछे बाई डायरेक्शन। ठीक है, इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं, आप बस 3' और 5' वाला चीज़ याद रखो। अगली बात क्या है, टर्मिनेटर का वर्क क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कहाँ करा था, प्रोमोटर वाई रीजन से। लेकिन इतना जब हमारा आरएनए बन गया, आरएनए का मॉलिक्यूल बन गया, तो ये थोड़ी कि पूरा का पूरा डीएनए बनने वाला, नहीं बनने वाला। हमने शुरुआत में देखा था कि थोड़ा सा पार्ट बनता है सिर्फ आरएनए। तो उस आरएनए के प्रोसेस को हमें क्या रोकना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा चीज़ होती है, हमारे पास टर्मिनेटर होता है। वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एंड करने में हेल्प करता है। एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन से पहले हम क्या जान लेते हैं, जीन क्या होता है। जीन एक फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। मतलब अब जनरेशन टू जनरेशन क्या पास होते हैं, कैरेक्टर्स पास होते हैं। वो उन कैरेक्टर्स को पास होने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, और उनमें भी जब सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है कि जीन जो होता है उसको हम सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। सिस्ट्रॉन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। और यही पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, जो फर्दर आपका रेगुलेशन करेगा, जो कि इन्फॉर्मेशन थी हमारे डीएनए के पास। अब जो ये जीन्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब सिंगल, मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब सिंगल जीन। ये किसके अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन किसके अंदर होता है, आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, आप सभी को पता होगा। यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आगे अगर आप देखो तो ये जो मोनोसिस्ट्रॉन होता है किसके अंदर होता था, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक्सन्स और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। स्प्लिट मतलब बेसिकली वो डिवाइडेड होता है किसके अंदर, एक्सन्स और इंट्रॉन्स के अंदर। अब हम देखते हैं एक्सन्स और इंट्रॉन्स क्या होते हैं। तो एक्सन्स को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जैसे क्या था आपके पास, जो आपका आरएनए या डीएनए था उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सन्स बोलते हैं। ये किसके अंदर होते हैं, मैच्योर आरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स होते हैं। ठीक है, और इनको एक्सन्स बोला क्यों जाता है, क्योंकि ये एक्सप्रेस सीक्वेंस होते हैं। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं किस फॉर्म में, प्रोटीन बना के एक्सप्रेस कर रहे हैं। दूसरे कौन से थे, इंट्रॉन्स थे।
तो इंट्रॉन्स वो वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये सिर्फ इमैच्योर आरएनए, जैसे कि अभी हमने देखा था ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक इमैच्योर फॉर्म ऑफ आरएनए बनेगा, उसके अंदर आपका इंट्रॉन्स भी होंगे और एक्सॉन्स भी होंगे, लेकिन मैच्योर वाले के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स होंगे। अगली बात आती है एक्सन्स, इंट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम, इंटरवेनिंग सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इंटरप्शंस होती हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस के अंदर या प्रोटीन फॉर्मेशन वाले प्रोसेस के अंदर क्या है, बेसिकली इंटरप्शन है, क्योंकि ये तो प्रोटीन बना नहीं रहा है और किसके प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत एक्सन्स के प्रोसेस को इंटरप्ट कर रहा है, जो कि बेसिकली क्या कर रहे थे, प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर रहे थे। तो देखो ये रहा हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए के अंदर भी क्या है, दोनों हैं, एक्सन्स भी है, इंट्रॉन्स भी है। फिर डीएनए से हमारा क्या बना होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना होगा, आरएनए के अंदर भी हमारा एक्सन्स और इंट्रॉन्स दोनों हैं। लेकिन आरएनए के अंदर एक प्रोसेस होता है आरएनए स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं और क्या बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स बच जाएंगे, और हम क्या बोलेंगे इसको, मैच्योर आरएनए बोलेंगे। तो मैच्योर आरएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा प्रोसेस कवर करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट है तो उसको लिखें, और हमें हमारी नीट सीरीज़ के लिए नेक्स्ट चैप्टर को बताएं कि हम किस पे वीडियो बनाएं। थैंक यू।